नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अकार्बनिक रसायन भाग 1 अर्थात अकार्बनिक रसायन के बारे में पूरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। अकार्बनिक रसायन में देखिए, अकार्बनिक रसायन भी अणु है, एटम, अम्ल, एसिड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि यही सब हैं। इसके बाद ईंधन, अपवाह, नियम, गैस, अंतराणविक गैस, तत्व, द्रव्य, द्रव्यमान संख्या, नाभिक, न्यूट्रॉन पदार्थ, परमाणु, परमाणु संख्या, प्रोटॉन, ठोस, अकेला, ठोस, मोल, विस्पांग, मिश्रण, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, समांग, मिश्रण, अनिश्चितता सिद्धांत, अपवर्जन नियम, जो कि कितना चैप्टर हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग इसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, अर्थात एटम से, अणु। देखिए, अणु अर्थात एटम, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक, पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से, करने मतलब पदार्थ जो होता है वो अणु से मिलकर बना होता है और जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा टॉपिक है साधारणतया इनका व्यास 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किसी पदार्थ के अणु में उस पदार्थ के कोई भौतिक एवं रासायनिक गुण नहीं होते हैं। वास्तव में एक अणु न ठोस होता है, न द्रव और न गैस होता है। किसी भी पदार्थ का अणु उसी रूप में कभी रासायनिक क्रिया नहीं करता। इसके लिए अणु का परमाणुओं में विभाजन आवश्यक है। ये था हमारा अणु का चैप्टर। अब देखिए अगला चैप्टर क्या है, अम्ल अर्थात एसिड। देखिए अम्ल क्या है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात हाइड्रोजन प्लस देता है। इसका पीएच मान 7.0 से कम होता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक अर्थात क्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में और सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में प्रयोग की जाती है। अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। आगे है, वे शुद्ध रूप में या घुल के रूप में रह सकते हैं। जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव अंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। देखिए अब हमारा अगला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक विद्युत ऋणात्मक आवेशित कण है जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक ऊर्जा 1 होता है। इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम परिमाण का ऋण आवेश होता है। अब देखिए इसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किग्रा होता है अर्थात 10⁻31 किग्रा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836वां भाग होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा चिन्हित है अर्थात इलेक्ट्रॉन को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन 3 परमाणु कणों का सबसे छोटा कण है। अब हमारा अगला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, कक्षाओं अर्थात सेलों एवं उपकक्षाओं अर्थात सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। उदाहरण सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए कैल्शियम है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हमारा देखिए अगला चैप्टर क्या है, ईंधन।
देखिए ईंधन, ये ईंधन है, वह पदार्थ है जो हवा में चलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन उसे करती एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ गलत दे दिया है, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट नहीं होना चाहिए। जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। मुख्यतः ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, ठोस ईंधन। ये ईंधन ठोस रूप में होते हैं तथा जलने पर अर्थात जलाने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। लकड़ी, कोयला, कुक आदि ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। जैसे देखिए कोयला, कोयला किसे कहते हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। देखिए एक पीट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। अब देखिए एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव ईंधन, द्रव ईंधन, द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल आदि द्रव ईंधनों के उदाहरण हैं। देखिए गैस ईंधन, जिस प्रकार ठोस व द्रव ईंधन जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। गैस ईंधन द्रव व ठोस ईंधनों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं। वह पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक तथा सरलतापूर्वक नियंत्रित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त गैस ईंधनों की ऊष्मा सरलतापूर्वक नियंत्रित की जा सकती है। प्रमुख ईंधन गैस निम्न है। देखिए प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, अर्थात ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। अब गोबर गैस, गीले गोबर तथा पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। अब देखिए क्या है प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीयमान 1100 kcal प्रति kg होता है। इसका कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% होता है। इसका ऊष्मीयमान 2500 से 2800 kcal प्रति kg होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। अब देखिए क्या है कोल गैस, यह कोयले के भंजक आश्वन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे अल्कोहल
बायोफ्यूल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर की यौगिक तथा मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। ईंधन का ऊष्मीयमान। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडार की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडरों में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मापूर्ति कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। देखिए अगला हमारा क्या है, ईंधन के बाद आ गया अफबाहु नियम। ये देखिए अफबाहु नियम है। अफबाहु नियम। इलेक्ट्रॉन भरते समय कम ऊर्जा वाले कक्षक पहले भरे जाएंगे, जबकि अधिक ऊर्जा वाले कक्षक बाद में भरे जाएंगे। इस नियम द्वारा तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s तथा आगे इसी प्रकार तथा 1s का ऊर्जा स्तर निम्नतम है तथा 2s उपकक्षा का ऊर्जा स्तर 1s से अधिक है और 2p का ऊर्जा स्तर 3s के ऊर्जा स्तर से कम है और 4s का ऊर्जा स्तर 3d के ऊर्जा स्तर से कम है। अब देखिए अगला चैप्टर क्या है, गैस। देखिए गैस के बारे में। गैस क्या होता है? रसायन विज्ञान में पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन, हवा आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है। गैसों का विसरण बहुत अधिक होता है तथा गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब ये देखिए एक है अश्रु गैस किसे कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन एक जहरीला रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र CCl3NO2 है। यह अश्रु स्रावक है और त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए भी हानिकारक है। 3 सेकंड तक 0.3 से 0.37 ppm क्लोरोपिक्रीन के संपर्क में आने से अश्रु स्राव तथा आंखों में दर्द होने लगता है। प्रबल अश्रु स्राव होने के कारण क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग अश्रु गैस के रूप में होता है। एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है यह जो है अश्रु गैस। अनियंत्रित तथा उपद्रव कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। हालांकि अश्रु गैस छोड़ने के बाद आंखों में थोड़ी जलन होती है, लेकिन पानी को से धोने के बाद यह जलन तुरंत समाप्त हो जाती है। जब अश्रु गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कार्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे आंख से आंसू निकलने लगता है, दर्द होता है और अंधापन भी हो सकता है। देखिए प्रमुख अश्रु गैस के नाम हैं ये। देखिए OCCS, CrCN, फेनेसिल क्लोराइड, ब्रोमोएसीटोन, जाइलिल ब्रोमाइड तथा सीन प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड आदि हैं। अब देखिए हमारा अगला चैप्टर क्या है, अंतरतारकीय गैस। देखिए क्या है अंतरतारकीय गैस। अंतरतारकीय गैस तारों के बीच रिक्त स्थानों में उपस्थित रहती हैं। ये जो अंतरतारकीय गैस है तारों के बीच रिक्त स्थानों में उपस्थित रहती हैं। ये गैस धूल कणों के साथ पाई जाती हैं।
ये गैस धूल कणों के साथ पाई जाती हैं। गैस के अणु तारों के प्रकाश से विशेष रंग को सोख लेते हैं और इस प्रकार उनके कारण तारों के वर्णपटों में काली धारियां बन जाती हैं। ऐसी काली धारियां सामान्यतः तारों के निजी प्रकाश से भी बन सकती हैं। काली रेखाएं अंतरार्कीय धूल से ही बनी होती हैं। इसका प्रमाण उन युग्म तारों से मिलता है जो एक दूसरे के चारों ओर नाचते रहते हैं। इन तारों में से जब एक हमारी ओर आता रहता है तब दूसरा हमसे दूर जाता रहता है। परिणाम यह होता है कि डॉपलर नियम के अनुसार वर्णपट में एक तारे से आई प्रकाश की काली रेखाएं कुछ दाहिनी हट जाती हैं। इस प्रकार दूसरे तारे के प्रकाश से बनी रेखाएं दोहरी हो जाती हैं, परंतु अंतर्राकीय गैसों से उत्पन्न काली रेखाएं गहरी होती हैं, इसलिए वे तीक्ष्ण रह जाती हैं। अंतरतारकीय गैस में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और लोहे के अस्तित्व का पता इन तीक्ष्ण रेखाओं के आधार पर चला है। अब क्या है तत्व? देखिए तत्व किसे कहते हैं। तत्व रसायन विज्ञान में तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है, न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे तत्व में सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। अब अगला चैप्टर क्या है? द्रव। देखिए द्रव किसे कहते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। इनको जिस पात्र में डाला जाता है उसका आकार ले लेते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। द्रव में संपीड्यता बहुत कम होती है। द्रव में कणों की मध्य दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। जैसे देखिए उदाहरण, द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। मिट्टी का तेल, सरसों का तेल आदि, ये सभी द्रव के उदाहरण हैं। अब देखिए मेरा अगला चैप्टर जो है द्रव्यमान संख्या है दोस्तों। ये देखिए द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको इसे प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला चैप्टर है नाभिक। देखिए नाभिक किसे कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक के कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग अर्थात स्पिन 1/2 होता है। ये प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश युक्त होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन कहलाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक इसी में है। नाभिक का व्यास 10 से 15 मीटर। हाइड्रोजन नाभिक से 10 से 14 मीटर अर्थात यूरेनियम के दायरे में होते हैं। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य होता है। सामान्यतः नाभिक की पहचान परमाणु संख्या अर्थात जेड, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या n और द्रव्यमान संख्या a, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से होती है अर्थात a बराबर जेड प्लस n। नाभिक के व्यास की परास फर्मी की कोटि की होती है। इनके अलावा नाभिक के कई गुण होते हैं जैसे आकार, आकृति, बंधन, ऊर्जा, कोणीय संवेग, अर्ध आयु इत्यादि। अगला चैप्टर क्या है? न्यूट्रॉन का। देखिए न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा तीक्ष्ण कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर ए कणों अर्थात अल्फा कणों से आघात करके की थी। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं से अल्फा कण पढ़ेंगे। हमारा देखिए अगला क्या है? पदार्थ। देखिए पदार्थ किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है एवं जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है वो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, यही है 5 ज्ञानेंद्रियाँ। पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस। देखिए पदार्थों की जो भौतिक अवस्था जिसका आकार में आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। अब देखिए द्रव किसे कहते हैं। द्रव पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार और निश्चित मात्रा निश्चित हो द्रव कहलाता है। और गैस
पदार्थों की भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वह है परमाणु। देखिए परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु शुद्ध अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा गया है। परमाणु का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म, द्रव्यमान बहुत कम होता है। परमाणुओं में हाइड्रोजन सबसे छोटा व हल्का होता है। इसकी त्रिज्या 0.3 गुणे 10 अर्थात 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। देखिए प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। मूल कण प्रतीक आवेश द्रव्यमान अर्थात ग्राम द्रव्यमान खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन देखिए 19.1095 × 10⁻28 ग्राम। 0.005486 जे थॉमसन 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रोटॉन जो होता है 1p1 प्लस 11.6726 × 10⁻24 ग्राम। 1.00733335 इसकी स्थापना रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन देखिए 1.6749 × 10⁻24 ग्राम मतलब 1.008724 चैडविक ने 1932 में इसकी स्थापना की थी। अब देखिए परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु की बटे 12 में भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। परमाणु भार इक्वल टू तत्व के परमाणु भार का द्रव्यमान बटे कार्बन परमाणु का 12वां भाग। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं, अतः परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक होते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर क्या है? ठोस। देखिए हमारा जो अगला चैप्टर ये है ठोस। ठोस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित और ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। देखिए प्रोटॉन क्या होता है? इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे पी प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻27 की ग्राम होता है। ये देखिए परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। मैं देखिए अगला ये प्रोटॉन भी हो गया है। अब देखिए ठोस भी हो गया। अब क्या है अकेलास ठोस किसे कहते हैं? ये देखिए अकेलास ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो गर्म करने पर क्रमशः नरम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी सांद्रता इतनी कम हो जाती है कि वे चल्य बनकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, अकेलास ठोस कहलाते हैं। अब देखिए हमारा अगला चैप्टर क्या? मोल। मोल किसे कहते हैं? मोल। मूल संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु अथवा अणु में 1 ग्राम परमाणुक अथवा आणविक द्रव्यमान को 1 मोल कहा जाता है। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु अथवा अणु होते हैं। इस प्रकार ये 10⁻23 है, अर्थात एक मोल O ऑक्सीजन परमाणु इक्वल टू O परमाणु का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 ग्राम। 1 मोल तथा O2 अणु का 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर 32 ग्राम। किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं पदार्थ का 1 मोल कहलाता है।
देखिए मोल के बाद हमारा जो चैप्टर है विषमांग मिश्रण है, समइलेक्ट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, समांग मिश्रण, अनिश्चितता सिद्धांत, अपवजन नियम, यौगिक आदि है। इसको हम अगले भाग में इन सभी चैप्टर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा रहा है। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो सभी बचे हुए चैप्टर हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे।